आज नेताओं का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है राजनीति के दिग्गजों को। आज की पीआईटी हैं अंजना कश्यप, अशोक सिंघल और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने है बीजेपी का मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन जी, बाबरी मस्जिद भी इस देश ने देखा और गुजरात दंगे भी देखे, और आज हम शाहनवाज जी से अगर पूछें, मुस्लिमों के कटघरे में बीजेपी है, इनकार है क्या? मुस्लिमों के कटघरे में बीजेपी नहीं, मुस्लिमों के कटघरे में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जिन्होंने 63 साल में उनकी जो हालत की है वो कटघरे में। बीजेपी तो आज हाथ बढ़ाकर कह रही है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज खुलकर बीजेपी मंच से कह रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तो इतनी खुलकर दावत कभी हम लोगों ने दी नहीं थी जितनी खुलकर बात आज हम कर रहे हैं। दिल पे हाथ रखिए और बताइए, एकदम दिल पे हाथ रख के राजधर्म की बात जिस शख्स ने कही थी वो शख्स झूठ बोल रहा था? नहीं, राजधर्म की बात उन्होंने कही थी कि नरेंद्र भाई को राजधर्म निभाना होगा, और नरेंद्र भाई राजधर्म निभा रहे हैं, ये भी कहा था। मीडिया में एक लाइन दिखा देने से दूसरी लाइन मिटा नहीं दी जा सकती। दिल इस तरफ होता है जी। दिल अब इधर हाथ रख के बताइए कि पीएम की रेस में नरेंद्र मोदी, आपको लगता नहीं है कि दागदार दामन को साफ करने की कवायद हो रही है? सिर्फ नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनके दिल में ये दर्द है कि सबको लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना। ये देश इस हालत में नहीं है कि अब हिंदू मुसलमान के चश्मे से इस देश को देखा जाए। और शाहनवाज जी, सबसे पहले व्यक्ति आप थे 2004 में चुनाव के बाद आपने ही कहा था कि गुजरात दंगों की वजह से नुकसान हुआ, इसी वजह से हम चुनाव हारे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि मोदी को हटा देते तो अच्छा रहता। तो आज क्या परिस्थितियां बदल गई जो मोदी के बारे में आप प्राइम मिनिस्टर की बात बनाने की? देखिए, गुजरात दंगों का जो दुष्प्रचार था उसका नुकसान हमको हुआ था, क्योंकि देखिए गुजरात में जब वो ट्रेन जली और उसके बाद जो गुस्सा था, और वो वैसा गुस्सा था जैसा गुस्सा बहुत कम देखा गया है, लेकिन उसको पूरा कंट्रोल किया। पहला गुजरात का दंगा है जिसमें कन्विक्शन हुआ, उसमें कोर्ट में जाकर कोर्ट ने उनको उससे बरी किया, और आज हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में गुजरात का मुसलमान हो या देश का मुसलमान अब उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। 2002 नरेंद्र मोदी के राज में जितना काम शुरुआती दिनों में होना चाहिए था जब दंगे फैले, वो नहीं हुआ, ये शाहनवाज हुसैन ने कहा था। नहीं, शुरुआती दिनों में कभी इसका अंदाज़ा नहीं था कि दंगे इस हद तक चले जाएंगे। सरकार जब उसको रोकने की कोशिश कर रही थी तो अपने तौर पर जो गुजरात में, देखिए गुजरात को समझिए, आज़ादी के बाद जितने गुजरात में दंगे हुए उतने कभी कहीं नहीं हुए। अंग्रेज़ों के राज में भी गुजरात में सबसे ज़्यादा दंगे होते थे जब महाराष्ट्र राज था, लेकिन बीजेपी के राज में दंगा मुक्त शासन हमने दिया। और जब गोधरा की घटना हुई उसके बाद जो गुस्सा था, और वो गुस्सा इतना था, इसका अंदाज़ा हम लोगों को देर से गुस्से में था? आप दूसरी बार आपने शब्द का इस्तेमाल किया, कौन गुस्से में था? वहाँ का बहुसंख्यक समाज गुस्से में था। बहुसंख्यक समाज से मतलब? वहाँ बहुसंख्यक समाज जो कार सेवक जले थे तो बहुसंख्यक समाज के लोग गुस्से में थे। आज आप फिर कह रहे हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं गुस्से में था, तो गुस्से का असर क्या होगा? गुस्से का हुआ, उसको कंट्रोल किया गया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पूरा गुजरात जल जाता। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो इस दंगे को 2 जिले में जाकर नहीं था। शाहनवाज जी, आप वहां से आते हैं, ये भागलपुर में गुस्सा क्यों नहीं था लोगों में? नहीं, वो घटना जहां होती है उसकी तीव्रता वहीं पे रहती है। भागलपुर में कोई गुस्से में नहीं था? नहीं, भागलपुर में तो गुस्से में था ना, कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में भागलपुर में सबसे बड़ा फसाद हुआ, और उस वक्त कांग्रेस अगर ख़त्म हो गई बिहार से तो भागलपुर के दंगे की वजह से। लेकिन आप क्यों दुखी रहते थे शाहनवाज जी? आप दुखी थे एक मुसलमान होने के नाते कि मुसलमानों के साथ गुजरात में ठीक से व्यवहार नहीं होता था, और आप ये बात पार्टी में भी कहा करते थे और सार्वजनिक तौर से भी आपने मानी ये बात कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ है, जिसका नुकसान बीजेपी को 2004 के लोकसभा के चुनाव में उठाना पड़ा है। ये बात आपने कही थी। नहीं, तो दंगे हो रहे थे तो मैं खुशी मनाता, मैं दुखी नहीं रहता। नहीं, मुसलमानों के साथ न्याय नहीं मिला। कोई भी हिंदुस्तानी होगा जो इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, चाहे हमारी पार्टी का होगा या कहीं का होगा, दंगे और फसाद हमारे दिल पर चोट पहुंचाते हैं।
तो क्या दंगों पर जश्न मनाया जाए? लेकिन आपकी तो शाहनवाज जी पूरी जिंदगी ही इस विडंबना के बीच में कट गई है। शाहनवाज हुसैन का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक ऐसे नेता के रूप में जो बीजेपी में मुस्लिमों के हित की बात करने के लिए, राशिद अल्वी जी कहते हैं अभी 19 अगस्त 2013 को कि 2 ही मुस्लिम हैं जो मोदी के लिए वोट डालेंगे, एक शाहनवाज हुसैन, एक मुख्तार अब्बास नकवी। कभी बाला साहब ठाकरे कुछ कह देते थे मुस्लिमों को सर्टिफिकेट की बात आपको बोलना पड़ता था। मेजर हनीफुद्दीन है, मुस्लिम कमांडो है जिसने अक्षरधाम में जिंदगी दी, आपको बोलना पड़ता था सेना में भी हर धर्म का इंसान होता है। तो आपकी तो पूरी लड़ाई ही यही रही है। देखिए, मेरा मिशन बड़ा है, लोग पद के लिए जीते हैं, मेरा मिशन बड़ा है। मैं हिंदुस्तान में, मेरी जिंदगी का मिशन है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, और मैं भारतीय जनता पार्टी में इस मिशन को लेकर आया हूं। मैं कोई पद लेने नहीं आया हूं। और ये सही है कि खुदा ने और मेरी पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, और यही वजह है कि मैं 32 साल में कैबिनेट मिनिस्टर भी बना हूं, चुनाव जीत कर आया हूं, और मुसलमानों का वोट लेता रहा हूं और लेता हूं। इसी का तोहफा मिला? और नहीं, तोहफा नहीं मिला, तोहफा मिला अल्पसंख्यक चेहरा होने का, डिफेंड करने का, कि करे कोई चेहरा बन जाए शाहनवाज जी, सुबह सुबह बैठ जाए टीवी के सामने सबका। मैं एक आज तक के सीधी बात प्रोग्राम में कहा था कि जब हिंदुस्तान में कोई मुसलमान वजीर बनता है तो कहा जाता है कि आप इसलिए बन गए क्योंकि आप मुस्लिम हैं, लेकिन अगर और कोई बन जाए, वाजपेयी जी बन जाए और सिंघल साहब बन जाए तो इनका टैलेंट बताया जाएगा, और हम बन जाए तो मेरा धर्म बताया जाएगा। शाहनवाज जी गलती करें नरेंद्र मोदी, गलती करें नरेंद्र मोदी, माफी मांगने की बात करें राजनाथ सिंह, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं माफी मांग लेते गुजरात दंगों की वजह से जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं? नरेंद्र भाई ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि दंगे उनको दुख पहुंचाते हैं, उसका उनको दुख हुआ है, वो कहा है। और उन्होंने अपने तौर पर, कोई भी चीफ मिनिस्टर और कोई भी इंसान जिसके राज्य में अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो वो इंसान कितना दुखी होगा जितना हम। तो राजनाथ सिंह की माफी मांगने से दाग धुल जाएंगे? राजनाथ सिंह जी ने माफी क्या मांगी? राजनाथ सिंह जी ने, मैं भी उस मंच पे था, उन्होंने कहा कि अगर हम इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर सियासत करेंगे, अगर कोई गलती हमसे हो जाएगी तो हम आपसे माफी मांगेंगे। पता नहीं, ये दर्द जो होता है, जो कांग्रेस 60 साल में जी को जो गलती कर रही है लेकिन माफी नहीं मांग रही। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। दर्द होता है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो वो दर्द होता है। आपकी सहमति है? अगर इन शब्दों का इस्तेमाल इस देश में संभव है? देखिए, अगर नरेंद्र भाई कह दें कि कोई चींटी भी आ जाए तो फिर वही उसको चलाया जाता, मुसलमानों को चींटी कहा। उन्होंने कहा कोई भी इंसान तो बहुत बड़ी है, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। जितने मखलूक पैदा हुए दुनिया में जिनमें जान है उसमें सबसे अव्वल इंसान है। लेकिन अगर इंसान की जगह कोई भी आ जाए तो उसका दुख होता है, ये कहा था। उनकी बात को ऐसा प्रचार किया गया, कई बार उनके साथ चीज़ें चिपका दी जाती। को आगे खींचिए, आप कौन सा मसौदा मुस्लिमों के लिए तैयार करें? कहा गया कि आप लोग जो हैं एक ऐसा मसौदा तैयार करेंगे जिसके बाद लगेगा कि बीजेपी की नीयत, बीजेपी का चरित्र, सब कुछ बदला हुआ है मोदी की अगुवाई में, क्योंकि मुसलमान को तो इस देश में आज़ादी के बाद ऐसे जीना था, कांग्रेस ने तो उलट दिया था। एकदम सही कहा। हाँ, जानना चाहिए एकदम कौन सा मसौदा? एकदम यही जो आपकी लाइन है, यही मसौदा है कि मुसलमानों को ऐसे जीना था, कैसा जिला दिया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जो इस मुल्क के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहा, उसकी देशभक्ति पर, हुब्बुल वतनी पर किसी को शक करने का कोई अधिकार नहीं है। गोधरा गए भारत के संसाधन पर उसको भी वही अधिकार मिलना चाहिए। कभी गोधरा गए, कभी गुलबर्गा सोसाइटी में गए, उन मकानों में गए हैं आप? उन मकानों में जो लोग हैं आज भी डरते हैं वापस वहां जाने को। सद्भावना मिशन कहीं और करते हैं नरेंद्र मोदी जी, गुलबर्गा सोसाइटी आज भी वीरान है जहां पर जिंदा जले थे 71 से ज्यादा लोग। कभी गए शाहनवाज हुसैन? देखिए, जहां दंगे हुए आप याद कीजिए और आज तक का कैमरा रिमाइंड करके देखिए। गुजरात जब आग की लपटों में था तो होम मिनिस्टर के तौर पर जिस दिन बाली योगी जी का देहांत हुआ था, उस दिन सबसे पहले जाने वाला मुस्लिम नेता मैं था, और लोग तो टीवी पे बयान दे रहे थे। उस वक्त हज का दौर था, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था। एक एक हाजी को सेफ दंगों की लपटों के बीच में पहुंचाने का काम हमने किया, और हम गए थे उन कैंपों के अंदर, हम गए थे गुजरात के अंदर, और हम लोगों ने जितना भी जख्म पर और लोग जाते थे नमक छिड़कने के लिए, और शाहनवाज हुसैन अपने जेब में मरहम लेकर जाता था उन पर मरहम लगाने। शाहनवाज के साथ क्या किया? आप तो बहुत दुखी रहते थे कि आपको 2009 में टिकट के लाले पड़ गए, उसके बाद आज तक महासचिव नहीं बनाया, प्रवक्ता भी बनाया तो बहुत नीचे के उसमें बनाया, कई प्रवक्ताओं में आपका नाम था। तो जो मुस्लिम चेहरे हैं पार्टी में, उनका क्या हाल है? मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितने मुसलमानों को टिकट देती है आपकी पार्टी? और आपका क्या है? महासचिव आप बताइए, आप कैबिनेट मंत्री रहे, 2-2 पोर्टफोलियो, कभी
सिविल एविएशन मंत्री, कभी कपड़ा मंत्री, लेकिन आपको तो माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया, महासचिव तक बनाया नहीं। कितने दुखी आप रहते थे? क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं दुखी नहीं रहता आपकी पार्टी में? मैं मेरी पार्टी मुझे कोई पद नहीं भी देगी तब भी मैं ईमानदारी से पार्टी का काम करूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे वक्त से पहले बहुत कुछ दिया है। ये सही है कि कई बार पद, महासचिव का आपने पद कहा, तो मैं प्रवक्ता का काम, अगर मैं प्रवक्ता ना होता तो मेरा इंटरव्यू ही नहीं होता, फिर तो मैं संगठन के काम में कहीं लगा होता। कई बार पार्टी जो तय करती है वो ज़्यादा अपने लिए अच्छा करती है। इंटरव्यू तो इसलिए हो रहा है शाहनवाज हुसैन जी क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक मुख्य चेहरे के रूप में आप उभरेंगे अगर कुछ भी हासिल होता है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्हें आप जैसे अल्पसंख्यक चेहरों की जरूरत है। सिर्फ इसलिए अगर आप टोपी पहनाते हैं वही वाली जो नकार दी थी सद्भावना दिवस में, यकीन है कि पहनेंगे मोदी साहब? मैं तो चाहता हूं नरेंद्र मोदी तिलक लगाएं और शाहनवाज हुसैन अपनी टोपी पहने, दोनों मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें। हम एक दूसरे के मजहब की इज्जत करें और एक दूसरे के जज्बात की कदर करें। ये तो हुआ है आज़ादी के बाद कि एक ही फैशन बन गया है कि टोपी पहना दो, और टोपी पहनाकर 1 मिनट में आदमी सेकुलर हो जाता है। लेकिन जिद क्या है? टोपी पहनना चाह रहे हो? किस बात की जिद क्या है? नरेंद्र मोदी को टोपी क्यों नहीं पहनना चाहते वो? अब ये बताइए, तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बताइए, टोपी इबादत के लिए है या सियासत के लिए है? नहीं तो आप टोपी पहनेंगे तो वो क्यों नहीं पहन लें? जब आप टोपी नमाज पढ़ता हूं तो मैं टोपी टीका लगाने की बात कर रहे हैं तो वो टोपी क्यों पहन लें? आप टीका लगा लें। कोई मौलाना साहब आए, उनको चंदन का तीन उंगली से टीका लगा दिया जाए तो क्या वो उनके लिए ठीक रहेगा? अरे साहब, हम तो ये पूछ रहे हैं कि सरदार वाली पगड़ी क्यों पहन लेते हैं जब वो पंजाब पहुंचते हैं? तो फिर वो भी उसी देखिए, वो नियम तो वहां भी लगता है ना। ये कोशिश होती है कि किसी तरह नरेंद्र भाई को इस मुल्क में जो टोपी की बात है, टोपी से उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब वो, मैं भी वहीं पर बैठा था, वो टोपी लेके मौलाना आए, अपना बटन खोला, अंदर से निकाला, अब वो उनको पहनाने लगे तो उन्होंने कहा कि अरे चादर दे दीजिए, तो आयत लिखी हुई चादर उन्होंने अपने गले पर रख ली, लेकिन ये किसी ने चर्चा नहीं की। नरेंद्र भाई ने टोपी नहीं पहना, वो तो कैजुअल लेवल तौर पर न तो वो टोपी लेकर आए थे और न वो टोपी पहनाने की बात थी। तो नरेंद्र मोदी जी को कोई टोपी से एतराज़ या मुसलमानों से एतराज़ नहीं है। जब वो मुसलमानों के लिए मुस्लिम वर्ड न बोलें तो चर्चा नहीं होती, और जब वो मुसलमानों के लिए बोलें तो कहते हैं मौला मौला कर रहे हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि मोदी इस देश में एक मुद्दा है, वो शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मुद्दा हो, एकदम उम्मीदवार नहीं है, वो मुद्दा है अपने आप में। हमारे विरोधियों के लिए वो मुद्दा है, आपके लिए? हमारे लिए वो देश के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, और वो मुल्क से में इस लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा चहेते नेता हैं। चाहे किसी चैनल पे जाइए, किसी सर्वे पे जाइए, चाहे हम आपका आज तक देखें, सब में सबसे पॉपुलर लीडर का नाम नरेंद्र मोदी है। आपके वाले वजीर आजम पर सबसे ज्यादा जो इन दिनों टिप्पणियां कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं जरा। नीतीश कुमार, ये जो पटना में रैली हुई, धमाके होते रहे, भाषणबाजी होती रही, ये क्या चेहरा था आपका? देखिए, जब मैं भाषण कर रहा था तो धमाके नरेंद्र मोदी जी के भाषण से पहले शाहनवाज हुसैन के भाषण में हुआ था। मेरी तकरीर के वक्त में पहला धमाका हुआ, तो हमने कहा टायर फटा है ताकि भगदड़ न मचे। फिर हम नरेंद्र भाई को लेने एयरपोर्ट गए और मैं उनको एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक आया। ये वहाँ लोग कह रहे थे कि मत जाइए, हमें भी लग रहा था कि इतने धमाकों के बीच में इनको कैसे ले जाएं। उन्होंने कहा अगर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अफरा तफरी होगी, उसके बीच में जाएंगे। वो अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ पहुँचे। लोगों की जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस दिन वो रैली हो गई थी आप लोगों। अगर नरेंद्र भाई नहीं पहुँचते तो ज़्यादा जाने जाती। नरेंद्र भाई पहुँचे, स्पीच किया और उन्होंने ये कहा कि आप लोग यहाँ से ठीक से जाइएगा, आप लोग आराम से जाइएगा, भाईचारे के साथ जाइएगा। वो जो उनकी अपील थी, उसके वजह से कहीं पर कोई और घटना नहीं हुई है। जो घटना हुई, क्योंकि बिहार पुलिस ने तो कोई इंतज़ाम ही नहीं किया था। आज जो इंतज़ाम हो रहा है, जो पूर्णिया की रैली में हुआ, मुजफ्फरपुर की रैली में हुआ, वो पटना की रैली में क्यों नहीं हुआ? जी 8 लोग मारे गए, 6 लोग बाद में उसके आंकड़े आए, हर घर में मोदी गए, लेकिन 16,000 घर गुजरात में 2002 में सूने पड़ गए। उस घरों में जाने की स्थिति में वो क्यों नहीं थे? देखिए, वहाँ के तो वो खुद वजीर आलत क्यों नहीं उन घरों में गए? किसी के आंसू क्यों नहीं पोंछे? उन्होंने एक नहीं अनेक बार लोगों के आंसू पोंछे हैं। उन्होंने अपने काम के जरिए
उनके दिल पर मरहम लगाने का काम किया। घर जाने की हिम्मत नहीं, किसी चौखट पे चढ़ने की हिम्मत नहीं। हर चौखट पे बताइए, गुजरात में कोई चौखट नहीं है जो नरेंद्र मोदी से मोहब्बत नहीं करता। पार्टी ही मोदी कर रही है। जब से आप बैठे हुए सिर्फ मोदी का ही नाम ले रहे हैं, या तो उनका गुणगान करते हैं या उनके बचाव में रहते हैं। नहीं, पूरी पार्टी के मुद्दे गायब हैं, देश के मुद्दे गायब हैं। अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, बचाव में पार्टी लगी रहती है या मोदी नहीं बचाओ नहीं, आपके सवालों का जवाब देने में हम लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों की उम्मीद की किरण है। जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करने वाले लोग जो बाहर दुनिया में बैठे हैं, वो चाहते हैं मोदी पीएम नहीं बने। वो लोग जो लोग जानते हैं कि मोदी के नाम पर लहर है, वो लोग उनको रोकने के लिए तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। बाकी मुद्दे गायब हो गए, सिर्फ मोदी मुद्दा है देश के अंदर, और कोई मुद्दा ही नहीं है। ना डेवलपमेंट है, मोदी का मतलब है इंडिया फर्स्ट, मोदी का मतलब है डेवलपमेंट, मोदी का मतलब है बीजेपी साथ लेकर चलना, मोदी का मतलब बीजेपी, और मोदी का सिर्फ बीजेपी में एक वन मैन पार्टी होगी। बीजेपी वन मैन पार्टी नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री। तो अडवाणी जी ने कहा मीटिंग के अंदर, कभी नहीं कहा। अडवाणी जी की तरबियत से, अडवाणी जी के आशीर्वाद से मोदी जी आज यहाँ पहुंचे। आशीर्वाद तो नहीं दिया था, वो तो मीटिंग में गए पूरी तरह अडवाणी जी का आशीर्वाद है। आपको भी पता था वहाँ क्या चल रहा है। सुषमा जी अलग नाराज थी, कितनी अडवाणी जी बाइकआउट किए, अडवाणी जी बाइकआउट किए, अडवाणी जी आए नहीं। देखिए, मैं अडवाणी जी हम सबके नेता हैं और मैं अडवाणी जी को जानता हूँ। वो जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। अगर कोई बात उनको कहनी हो, उनकी तबीयत नासाज थी और वो इसलिए नहीं कॉन्फ्रेंसिंग के नहीं, मैंने उनसे दूसरे दिन मैं गया था, उनकी तबीयत सच में नासाज थी, इसलिए नहीं आए थे। तो अडवाणी जी कोई मीटिंग छोड़ते नहीं और वो आज हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। क्या फ्यूचर है अडवाणी जी का, बड़े नेता है तो? क्या पीएम की दावेदारी भी बनती है? अगर नरेंद्र मोदी कहीं कमी रह गई, आपको बहुमत नहीं मिला, तो क्या अडवाणी जी का नंबर पड़ सकता है या अडवाणी जी का फ्यूचर एक्टिव पॉलिटिक्स से खत्म हो गया? सिर्फ एक सांसद रहेंगे या एनडीए के चेयरमैन टाइप बना कर रख दिया जाएगा उनको? देखिए, अडवाणी जी जिस तरह एक घर में एक बड़े पिता का रोल होता है, रिटायरमेंट होगी, एक गार्जियन का रोल होता है। और गार्जियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में बैठा होता, वो परफॉर्म भी करेंगे, वो एक्ट भी करेंगे, वो देश की समस्याओं को देखेंगे भी, बोलेंगे भी, हम सबको वो सही रास्ते पर ले भी जाएंगे। 2009 का स्लोगन याद है आपको अपनी पार्टी का? मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। और वो मजबूत नेता लालकृष्ण आडवाणी का चेहरा था। 5 वर्षों में इतने कमजोर हो गए कि आप लोगों ने कमजोर नहीं है, वो और मजबूत हुए हैं। उनके सिखाए हुए, उनके चलाए हुए, उनके ट्रेंड किए हुए हम लोग आज मजबूती से खड़े हैं पार्टी के लिए। शर्मा जी, इस देश में कानून कोई मायने रखता है? कानून है। कानून अगर किसी को कटघरे में खड़ा कर दे तो आप लोग मानते हैं? मानते हैं। अदालत का मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों को क्या चुनाव मैदान में उतारना चाहिए? दंगे के आरोपियों को हमने चुनाव मैदान में नहीं उतारा। किसी को टिकट नहीं देंगे जिन पे आरोप लगा है रासुका के तहत? देखिए, रासुका तो मुलायम सिंह जी की सरकार है। कमाल करते हैं। आपने कहा कानून है, चुनी हुई सरकार है। देखिए, मुलायम, हमारी जो अपोजिट सरकार है, अभी आप चले जाइएगा मुलायम सिंह जी से इंटरव्यू कर लेंगे, वो आप पर लगा देंगे रासुका। वो तो सरकार, ये डर तो हमें गुजरात में भी है। नहीं, गुजरात में भी रासुका लग सकता है। गुजरात में आप जाइए, इंटरव्यू कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मैं जिम्मेदारी लूं। मोदी साहब तो इंटरव्यू ही नहीं देते। मोदी साहब रोज बोलते हैं, रोज दिखाते हैं। रैली में बोलना और पत्रकारों का सामना करने में फर्क है। सवालों के जवाब से बचते हैं? एकदम नहीं बचते। वो सवाल जो आपके दिल में होते हैं उसका भी जवाब दे देते हैं। गुजरात दंगों में तो बचते हैं हमेशा सवाल, हर बार बोलते हैं और कितनी बार बोलेंगे? कभी नहीं बोलते, हर बार बोलते हैं, अवॉइड करते हैं। उसी से तो बचते हुए किसी इंटरव्यू में नहीं आते। राहुल गांधी ने कम से कम इंटरव्यू तो दिया। अब वाह वाह, क्या तुलना कर रही हैं? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना हो सकती है? नरेंद्र भाई ने आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया है क्या? आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया? कई बार दिया, सीधी बात किया। के पहले क्यों नहीं दे रहे? अरे अभी रैली में बिजी हैं कि इंटरव्यू देते रहेंगे? क्यों इस दौरान इसके रैली में रोज बोल रहे हैं, डेली सुबह से लेकर शाम तक इस मुल्क को बनाने के लिए वो निकले हुए हैं, उस मिशन पर हैं। खुद को पीएम बनाने के लिए, मुल्क को बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए लड़ रहे हैं। खुद पीएम नहीं बनना चाहते क्या? वो खिदमतगार बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बन के सेवक बनना चाहते हैं।